दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर है। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर के आपको मैं लगातार क्या है सॉल्यूशन आपको पूरे कराने वाला हूँ एक वीडियो में। ओके, तो एक ही वीडियो में हम क्या है इस पूरी कंप्लीट 2022 के क्लास 12th फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और मैं सॉल्यूशन जो आपको बताऊंगा एमपी बोर्ड का जो ऑफिशियल सॉल्यूशन है उससे मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको क्या पूरा नॉलेज हो जाएगा कि आपको क्या है किस क्वेश्चन को किस हिसाब से लिखना चाहिए और एमपी बोर्ड की क्या लैंग्वेज रहती है वो भी हमें क्या है पता चल जाएगी। ओके, बाकी क्या हम अपने हिसाब से तो तैयारी करते ही है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सही विकल्प। ओके, पहला है दोस्तों हमारा कि आपको तो क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा तो आपकी क्या है तैयारी होती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में। और तो प्रीवियस ईयर पेपर के आपको सॉल्यूशन जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे आप करवा दीजिए, तो मैं आपको क्रम से क्या है करवाते जा रहा हूँ, बस देखते जाइएगा ध्यान से। ओके, और बस आपका सपोर्ट रहता है तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट के 2022, 23, 24 के पेपर का सॉल्यूशन जरूर करा दूंगा। पहला हमारा किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो जेनर डायोड का उपयोग क्या है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध तांबे का तारमार का एक ओमीय प्रतिरोध है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सैकड़ों सूक्ष्मदर्शी में नेतिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी की क्या होती है, तो उससे क्या होती है अधिक होती है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन में कितना न्यूनतम आवेश होता है 1.6 - 19 कूलम। किसी कुंडली का स्वापेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर क्या निर्भर नहीं करता है। बाकी स्वापेरकत्व का आपका जो फॉर्मूला देखा उससे मैं आपको सब समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है फेरों की संख्या पर भी आती है, लंबाई भी आता है, त्रिज्या आता है, सब में निर्भर करता है, लेकिन किसी प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये अन्योन पीड़न। ओके, तैयार आपको एकदम करके रखना है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो यह होती है आपकी त्वरित आवेश से। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में पूरा दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो वही रहेगा जो मैं अभी आपको बताया। बाकी इंग्लिश मीडियम में किस प्रकार से क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, तो वो जो वाई तरंग है, ओके वाई तरंग वो आपकी क्या है सबसे ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये आपका हो जाए तो उससे सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है वाई तरंग है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका डैडस की भांति व्यवहार करती है, तो चुंबक की भांति क्या करती है व्यवहार करती है, तो चुंबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है, तो बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अब आपके लिए अगर एमपी बोर्ड 2025 के लिए सिलेबस में देखें तो मीटर सेतु वाला टॉपिक हट चुका है, तो आपके लिए नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नैंड गेट का आपका बुलियन आपसे पूछा जा रहा व्यंजक का, तो बुलियन व्यंजक क्या होगा नैंड गेट का होगा ए मल्टीप्लाई बी और आपका क्या हो जाएगा इस बार से 12 इसमें लग जाएगा, तो ये आपका होने वाला है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। लेकिन अधिकतम विद्यार्थियों में ये भी नहीं पढ़ा होगा अभी, क्योंकि ये भी आपका क्या सिलेबस में नहीं है। ये आपका सबसे जो लास्ट चैप्टर है अर्धचालक वाला। ओके, तो उसमें ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक था गेट वाला। ओके, गेट वाला नॉर गेट एंड गेट आपका नैंड गेट ये सब आपके गेट थे। ओके, नॉट गेट था, लेकिन अब आपके सिलेबस से हट चुका, तो ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अगर होता तो आपको जरूर पढ़ना पड़ता, ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब आपके जिसमें पीएन संधि डायोड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशकारी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गेट वाले क्वेश्चन थे, तो 3 टॉपिक थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो गेट वाला तो हट चुका है, तो आपके 2 टॉपिक बचते जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। जैसे आपका पीएन संधि डायोड अग्रम नीति पश्चिम नीति और दशकारी अर्धतरंग दशकारी पूर्णतरंग वो आपको तैयार करके रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जो में जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किसमें क्रम में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो किसमें क्रम में समांतर क्रम में। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके सॉल्यूशन एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसके बाद दोस्तों आपका दिया हुआ है रेगिस्तान की पूर्ति वाला। ओके, इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे क्या आप देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी जैसे पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमारा ये होता है, तो आपका ये डी नंबर वाला हो जाएगा पहला। बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का जो नियम है प्रकाश ध्रुवण से संबंधित है, तो प्रकाश का ध्रुवण हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें की जो खोज की थी किसने की थी हर्शेल ने की थी। तो जितनी किरणें हैं सभी का आपको जरूर याद होना चाहिए कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने की, दस तरंग की खोज किसने की, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आपका ऊर्जा का एक मात्रक है,
तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। फिर डायनेमो है, तो डायनेमो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमीटर, तो अमीटर हो जाएगा धारा मापने का यंत्र है अमीटर, तो ये आपका 6वां हो जाएगा। फिर हमारा विद्युत सामर्थ्यता, तो विद्युत सामर्थ्यता आपका हो जाएगा VI, तो हो जाएगा आपका 7वां। इस बार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, ये इस बार से आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो लेंस की क्षमता फोकस की दूरी के विक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं P इक्वल टू हो जाएगा 1/f, यानी दोस्तों आपकी लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/ आपकी फोकस दूरी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता था, तो जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट है उसे क्या व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। लेकिन अब ये भी गेट वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या है इग्नोर इसे कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दहली आवृत्ति क्या है, तो दहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। ओके, मतलब कम से कम कोई भी धातु से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम से कम इतना फिक्स होना चाहिए कि उतनी उसे अग्र आवृत्ति मिलेगी, तभी क्या है इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होंगे। ऐसा नहीं कुछ भी आवृत्ति दे दिया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। हर धातु के लिए फिक्स होती है कि कम से कम उसे इतनी आवृत्ति की अगर उसे तरंग मिलती है तभी क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगी, तो उसकी क्या दहली आवृत्ति कहलाएगी। ओके, चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में सभी चीजें समझाई हैं, तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जरूर देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, तो आपको क्या है 70 में से दोस्तों आपका है 50 नंबर तक की आपकी तैयारी 100% हो ही जाएगी। ओके, जैसे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसे बढ़ाने के लिए आपको क्या है अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है उसे क्या है बढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव क्या होता है कि 1/k गुना क्या रह जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो विद्युत क्षेत्र का समय के साथ जो परिवर्तन के कारण क्या है विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ, इस बार से आपका रहने वाला है, तो ये आपका ये दिया हुआ पहले सॉल्यूशन दूसरा। ओके, तो यहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं सॉल्यूशन बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है तो वो अपना क्या है इंग्लिश में अपना देख सकते हैं सॉल्यूशन और पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, क्रम से क्वेश्चन आंसर देखते जाएंगे, तैयार वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाएगा, 2 नंबर वाले तो आपको तैयार करते जाना है। तो हमारा क्वेश्चन है ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए, अथवा क्वेश्चन है किरचॉफ का बोल्ता का नियम लिखिए। पहले तो ओम का नियम, तो ओम का नियम पहले आपको तैयार होना चाहिए और फिर उसके बाद आपकी सीमा है। कि ओम का नियम जो पहली सीमा है, या जब आप ओम का नियम पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आता है कि भौतिक अवस्था क्या है उसकी परिवर्तित ना हो। ओके, जो भी लिए जा रहा है चालक उसकी क्या है भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो, तो पहले तो यही उसकी सीमा है कि पदार्थ क्या है भौतिक अवस्था जो है वो परिवर्तित ना हो। और दूसरी इसकी जो आपकी सीमा है कि डायोड के लिए V/I का अनुपात क्या नियत नहीं रह पाता। ओके, ये आपके दिए हैं आपकी 2 ओम के नियम की सीमा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है किरचॉफ का हमें क्या बताना है बोल्टा का नियम बताना है। तो किसी बंद परिपथ में धारा व उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के आपके बराबर होता है। यही आपका क्या बोल्टा का नियम है। बाकी जो आपके किरचॉफ के 2 नियम है उन्हीं में से आपका एक नियम है। ओके, ये तो दोनों नियम आपको क्या तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, अथवा हमारा क्वेश्चन है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो लॉरेंज बल हमसे पूछा जा रहा है, तो जब कोई आवेशित कण क्यों किसी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर बी से गतिमान हो तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। ये आपका दिया और इसका फॉर्मूला आपको जरूर तैयार कर रखना है। लॉरेंज बल में क्या है F = QB B sin थीटा। ओके, ये आपको याद करके जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका लॉरेंज बल में, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो F = QB B sin थीटा होता है। तो जब कोई भी आवेशित कण क्या है चुंबकीय क्षेत्र में क्या है अपने भी वेग से क्या है गतिमान है और तो उस पर लगने वाले बल पर क्या कहते हैं हम लॉरेंज बल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 1 एम्पियर को आपको परिभाषित करना है। तो 1 एम्पियर की अभी परिभाषा दी हुई है, क्या दी हुई है, जब किसी 1 मीटर लंबे धारावाही चालक तार से 1 मीटर लंबा दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁷ टेस्ला हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ओके, सब वही है जो सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ, पहले से बढ़ाता रहा हूँ और कुछ स्पेशल यहाँ है नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 7वां। आगे प्रश्नांक 7वां है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण क्या 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ओके, न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया 2 नंबर में जो भी आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो बस यहाँ आपको क्या बूस्टर का नियम बनना चाहिए। बूस्टर का नियम वो कहता है
IP यानी ध्रुवण कोण प्लस R आपका इक्वल टू होता है आपका 90 डिग्री। यहाँ आपका R क्या है, आप R का अपवर्तन कोण है। ओके, तो ध्रुवण कोण प्लस आपका अपवर्तन कोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। बस ये फॉर्मूला आपको क्या है अगर क्लियर है तो फिर दोस्तों आपसे बन जाएगा। यहाँ आपको क्या ध्रुवण कोण 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री आपको यहाँ रख देना है, प्लस R हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा आपका। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस 3 यानी R इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमको निकालना था अपवर्तन कोण हमको क्या है, अपवर्तन कोण का मान निकालना, तो ये हमारा आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है क्या, ये अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो फिर आपसे बन जाता है। तो ये आपके इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा अथवा में क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है हमसे कि एक दूरदर्शी की अभिदर्शक लेंस का व्यास 1 मीटर है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपको क्या है 4538 एंगस्ट्रॉन के लिए विभेदन क्षमता की गणना कीजिए। बस सीधे देखना कि मैं ज्ञात करना विभेदन क्षमता। तो अब इसमें भी आपको क्या है विभेदन क्षमता का फॉर्मूला बनना चाहिए। ओके, बस फॉर्मूला बेस्ड है आपका, जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है उसका आपका कुछ फॉर्मूला होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन से पूछा जा रहा है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। ओके, तो विभेदन क्षमता का क्या होता है फॉर्मूला, विभेदन क्षमता होता है आपका D/1.22 लैम्डा, ये होता है आपका विभेदन क्षमता का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ दोस्तों आपको क्या है आपका व्यास डी यानी क्या है आपका व्यास, लेंस का व्यास है तो हमें 1 मीटर दिया हुआ है। लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य दी है, बस वैल्यू आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से मैं आपको बता दें सॉल्यूशन इसमें किस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो यहाँ तो पहले आप देख लीजिए ये क्वेश्चन मार्क 7 में का ध्रुवण कोण वाला सिंपल बताया जा रहा है। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी यहाँ मिक्स लिखा हुआ। ओके, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में सॉल्यूशन तैयार करना था। तो आप तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में दिया हुआ पूरा इस प्रकार से, हर लाइन का उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। यहाँ देखिए विभेदन क्षमता का ये फॉर्मूला है, इसमें आपको मैं डी इक्वल टू यानी व्यास से आपका लेंस का व्यास 1 मीटर दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ देखिए वैल्यू यहाँ रख दी है और इसका हमारा आंसर निकल आता है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। तो देखा हमने क्या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, दोनों आपके फॉर्मूला भेज दिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 8वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए फैराडे का दूसरा नियम पूछा जा रहा तो ये आपका दिया हुआ है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या बराबर होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपका ये दिया हुआ व्यंजक है। बस आपके मेन आपका क्या है दूसरा नियम फैराडे का, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के क्या बराबर होता है। तो आपका हो जाता है फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे के दोनों नियम आपको क्या है तैयार करना है, दूसरा नियम लेकिन आपको पूछा जाता है। ओके, जो कि तो दूसरा नियम तो आपको तैयार होना ही चाहिए, बाकी दोनों नियम आपको तैयार करके रखना है। फिर होता है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। स्वप्रेरण या कि स्वयं को प्रेरित करे। ओके, तो इसमें केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। स्वप्रेरण की कंडीशन में क्या होता है कि जिस कुंडली पर क्या हम धारा देते हैं उसी जिस कुंडली में हम धारा देते हैं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए स्वप्रेरण की कंडीशन में क्या है केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। अन्योन्य प्रेरण में देखते हैं तो इसमें 2 कुंडली की आवश्यकता होती है। एक कुंडली में तो हम क्या है विद्युत धारा देखते हैं, लेकिन एक जब जिस कुंडली में हम विद्युत धारा देते हैं उसके बगल में रखी दूसरी कुंडली पर क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। तो यहाँ किस पर से इसमें एक कुंडली की आवश्यकता होती है, इसमें प्राथमिकता के साथ द्वितीय कुंडली की आवश्यकता यानी 2 कुंडली की आवश्यकता होती है। जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसी कुंडली में क्या स्वप्रेरण की घटना होती है। फिर इसमें क्या है प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके अयोग प्रेरक की घटना द्वितीय कुंडली में होती है, यानी अन्य जो दूसरी कुंडली है उसमें क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ओके, तो बिल्कुल आपका सिंपल दिया हो। स्वप्रेरण को आपको याद रखना है। स्वप्रेरण में क्या होता है एक कुंडली होती है, उसी कुंडली में हम धारा देते हैं उसी कुंडली में क्या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जबकि अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली में धारा देते हैं तो उसके बगल में रखी वाली जो दूसरी कुंडली है उसमें क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना है। ओके, ये सेम इसी प्रकार से है कि अगर आप अपने हिसाब से अपने मन से क्या है पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे तो स्वप्रेरण, और जब किसी की जबरदस्ती आपसे कोई आपको पढ़ा रहा है तो आपको क्या है अन्योन्य प्रेरण। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ में गुजरने वाले जितना भी विद्युत फ्लक्स है वो क्या है शून्य होता है। तो विद्युत फ्लक्स का वाले फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है आपका EDS cos थीटा, ये आप आपको याद करके रखना है। विद्युत फ्लक्स का आपको फॉर्मूला ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, उसकी जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। आपका EDS cos थीटा होता है। अब यहाँ आपका थीटा क्या है पृष्ठ, जो है दोस्तों आपका थीटा है वो पृष्ठ पर खींचे गए लंब और विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण है। जबकि जब विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के समांतर होता है क्या करता जा रहा है, ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब कहा जा रहा है जो आपका पृष्ठ है वो समांतर होके समांतर पृष्ठ है, समांतर पृष्ठ से गुजर रहा है। तो जब समांतर पृष्ठ आपका होगा समांतर होगा तो जो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। बस हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है।
तो यहाँ क्या है, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख देंगे। 90 cos 90 के मान क्या होता है, जीरो होता है। जहाँ इसका जीरो हुआ तो मान सब जीरो हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ हमारा जो विद्युत फ्लक्स आया, टोटल विद्युत फ्लक्स क्या है, जीरो आया है। और यही हमें क्या सिद्ध करना था, यही हमें क्या सिद्ध करना था कि जो विद्युत फ्लक्स का मान क्या शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है। तो ये भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, ज़्यादा डिप कर लेंगे ये फॉर्मूला है। और आपको थीटा तो आपको पता है कि समांतर क्रम में क्या थीटा 90 डिग्री बनता है, वैल्यू रखेंगे आपका आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट अथवा में हमारा क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को क्या स्पष्ट आपको करना है। तो बस आपको इसमें सिंपल आपको याद रखना है। ओके, और ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। तो कोई भी आवेशित अगर चालक है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र जो आपका होता है वो आपका शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। जबकि जो विद्युत विभव होता है वो समान बिंदु पर, मतलब ओके, चालक के सभी भीतर के सभी बिंदुओं पर क्या समान होता है। तो ये आपका मेन आपका इतना ही आंसर रहने वाला कि चालक के भीतर सभी बिंदु पर क्या विभव समान होता है तथा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी शून्य होती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है, क्यों? आपने देखा होगा जो खतरे के सिग्नल होते हैं लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ओके, इससे और लाल रंग का जो प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक और प्रकीर्णन कम। तो हमें ऐसा कोई चाहिए अगर जो रंग क्या है प्रकीर्णन कम हो, तो ये लाली रंग होता है। साथ ही इसकी तरंग दैर्घ्य भी अधिक होती है, इसलिए क्या है ये दूर से भी क्या है आसानी से हमें क्या समझ में आ जाता है। अगर जब ये प्रकीर्णित बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या है वो चमचमाएगा, तो हमें दूर से कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो प्रकीर्णित कम होगा तो हमें अच्छे से दूर से भी समझ में आ जाएगा। तो लाल रंग होता है वो प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो हमें क्या दूर से भी समझ में आ जाता है। तो यही इसका आंसर इस बार से आपका दिया हुआ है। ओके, चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिससे रेले के सिद्धांत के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए दूर से संकेत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो मेन रीजन क्या है, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य अधिक है और प्रकीर्णन से कम होता है। मेन है प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए हमें क्या दूर से भी क्या है संकेत समझ में आ जाते हैं। अथवा क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? कोई दो कारक आपको बताने हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, ये सभी आपके कारक दिए। पहला है माध्यम के रंग पर भी निर्भर करता है, माध्यम की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है और माध्यम के जोड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निरोधी विभव किसे कहते हैं और द्रव्य तरंगों के दो गुण लिखिए। निरोधी विभव हम देख लेते हैं। निरोधी विभव क्या होता है, आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए सग्राही पट्टिका पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव जिस पर प्रकाशित धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा, जब मैं आपको पढ़ाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कवर कराया था। ओके, तो आपको ये अगर अजीब से लगता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको इतनी आसानी से वाली लाइन में समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो उनको तो आपको एकदम रट के आपको रखना है। ओके, जैसे द्रव्य तरंगों के गुण लिखिए। तो द्रव्य तरंगों के गुण क्या होते हैं, ये पहला तो है कि ये क्या एक चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो भैया आपका कि प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। दूसरा, द्रव्य तरंगे केवल गतिमान कणों के साथ ही संलग्न होती हैं। क्योंकि इसे क्या है, द्रव्य तरंगों को डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। तो उसने ये और डी ब्रोगली क्या बताया कि ये क्या है, जो द्रव्य तरंगे होती है वो क्या है कणों के साथ क्या है जुड़ी होती है, संलग्न रहती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, नैंड गेट की सततता सारणी बनाइए एवं समझाइए। अथवा में है एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। अब देखिए गेट वाला तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, हट चुका है, तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर हम देख लेते हैं। तो देख लेते पहले हम, तो ये आपका इस प्रकार से वाली सारणी बनती है, ये आपकी रहती है नैंड गेट की इस प्रकार से सततता सारणी। ओके, लेकिन अगर आप तक नहीं पढ़ी होगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा नहीं है। यहाँ से आप देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक में आपका अंतर सिंपल दिया हुआ है। अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अब याद नहीं याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है, शुद्ध अर्धचालक की पंच संयोजी वाले परमाणु की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, जबकि पी प्रकार के में अर्धचालक में इसमें शुद्ध अर्धचालक की त्रिसंयोजी वाले परमाणु की अशुद्धि मिला के रूप में तैयार किया जाता है। यानी एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें पंच संयोजी अशुद्धि होती है, पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। ये पॉइंट याद रखना है। पर एन प्रकार के में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक संख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि पी प्रकार में होल पाए जाते हैं। तो पी प्रकार में जो बहुसंख्यक कौन होते हैं, होल होते हैं। एन प्रकार के बहुसंख्यक कौन होते हैं, तो इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एन प्रकार के में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, पी प्रकार के में होल बहुसंख्यक है। ओके, अब इसी का आपका अपोजिट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है एन प्रकार के में, तो एन प्रकार के में होल क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। पी प्रकार में बहुसंख्यक कौन है, होल है, तो अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से आपका अंतर यहाँ बता दिया है, बिल्कुल सिंपल आपका अंतर यहाँ दिया हुआ है। ओके, अब कंफ्यूजन वाली तो आपको दिक्कत होगी है। ओके, और ये आपको नहीं है, सभी को होती है, मुझे भी हो लेती थी। तो इस प्रकार से देखिए मैं अपने माइंड में कैसे रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये आपका एन प्रकार के हो जाते हैं, आपके पी प्रकार के हो जाते हैं।
ओके, ये एन प्रकार के, ये पी प्रकार के आपके लिखे हुए हैं। बहुसंख्यक कौन होते हैं? बहुसंख्यक को किस में क्या होता है ये नहीं पता चल पाता है। देखिए पी जब बनाते हैं तो पी में होल बन रहा है, देखिए पी में हमारा होल बन रहा है, पी बनाते समय लिख रहा है होल बन रहा है। एन हमारे में क्या होल नहीं बन रहा है, एन तो क्या खुला हुआ है, पी बनाने होल बन रहा है, होल। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। होल बन रहा है, यानी यहाँ बहुसंख्या कौन है? होल है। और आपके जब यहाँ बहुसंख्या होल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें मतलब थोड़ा सा भी हिंट बना लीजिए, मेरी ट्रिक में तो इतना जब मैं पढ़ रहा था तो यही मेरी थी, ओके, कि पी में क्या था, इस प्रकार से होल बन रहा है। ओके, तो आप ये समझ रही होंगी बात को। तो ये इस वजह से आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बहुसंख्या होल है तो, और आपका एन में क्या हो जाएगा, बहुसंख्या आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है? जब यहाँ बहुसंख्या कौन है आपके, होल है पी में, तो अल्पसंख्यक कौन, इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है तो आपका क्या है, अल्पसंख्यक क्या होगी, आपकी होल होगी। तो इस प्रकार से एक पॉइंट बस आपको क्लियर हो जाए, फिर आपके सब अपने पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? क्योंकि अगर अधिकतम विद्यार्थियों को क्या डाउट होगा, ओके, तो आगे देख लेते हैं। मतलब डाउट की नहीं हो, कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, पेपर में ध्यान रहा है कि कौन किस में होल ज़्यादा थे, किस में क्या है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, आपके दो प्रतिरोध दिए हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि तुल्य प्रतिरोध इतना होता है। तो देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ समांतर क्रम पूछा जा रहा है, तो आपको परिपथ में जो आपके दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ, या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों आपको तैयार करके रखना है। देखिए इसमें किस बार से सॉल्यूशन दिया है हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम रहने वाला है। देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया तो देखिए समांतर क्रम में, ओके, समांतर क्रम, देखिए श्रेणी क्रम में क्या हो, एक ही लाइन में जोड़ दिए जाते हैं दोनों आपके प्रतिरोधों को, जबकि समांतर क्रम में आमने सामने जोड़ दिए गए हैं। ओके, इसके बाद देख सकते हैं आपका ये पूरा दिया हुआ है। अब मैंने आपको जब चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको अच्छे से तैयार कराया था। बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल रूप से दिया हुआ है। क्योंकि परिपथ में पूरी धारा कितनी होगी, I1 बह रही है और यहाँ से I2 बह रही है, तो टोटल परिपथ में क्या है, धारा I1 प्लस I2 कहलाएगी, तो वो बताया जा रहा है। हम यहाँ प्रतिरोध R के लेते हैं, प्रतिरोध R के लिए प्रवाहित धारा क्या होगी, हम जानते हैं I = V/R होता है। तो R1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 = V/R1। यह याद रखना है, समांतर क्रम में जो आपका जो विभव होता है वो क्या होता है, सब में क्या बराबर, विभवांतर होता है वो क्या है, एक होता है, दोनों के लिए क्या है, सेम होता है, विभवांतर से सब जगह सेम होते हैं, इसलिए यहाँ विभवांतर आपको स्थिर रखना है। ओके, यहाँ इसलिए R2 के लिए हमने क्या निकाल देते हैं, R2 बराबर क्या है, I2 = हो जाएगा आपका V/R2। ओके, अब दोनों हम समीकरण को क्या है, इसमें मान रख देंगे, इसमें समीकरण एक में हमारे, तो यार दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बस एक पॉइंट यहाँ मेन जो आपको याद रखना है कि विभवांतर समान होता है। ओके, और धारा आपकी अलग अलग होती है समांतर क्रम में, तो फिर आप यहाँ आसानी से कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दिया हुआ है, पहले तो आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका डायग्राम रहने वाला, और जो जैसा मैंने आपको सेम अपने नोट्स में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते समय आपको तैयार कराया था, सेम वही बना हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं है, वही बिल्कुल लैंग्वेज है। ओके, वही लैंग्वेज रहने वाली है, देख सकते हैं पूरा वही आपकी लैंग्वेज दी है, बस यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। इतना बस सॉल्व किया गया है। ओके, और आपने पढ़ा होगा तो फिर तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होगी। बस मेरा टारगेट है कि आपको बता दूँ कि किस टाइप से यहाँ दिया हुआ है। बाकी विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले से तैयार किया होगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्नांक 14, मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई दो सावधानी लिखिए। तो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की हम बात करें तो सिलेबस में नहीं है, तो इग्नोर कर देना है मीटर सेतु को। ओके, इसके बाद विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। अब ये मेरे अकॉर्डिंग ये भी शायद नहीं है। ओके, ये भी विभव मापी देखने को नहीं मिला है। बाकी मैं आपको दोनों को सॉल्यूशन, मीटर सेतु तो आपका 100% है कि आपका है नहीं। ओके, मीटर सेतु तो हट चुका है। बाकी इस प्रकार से इसका डायग्राम रहता था, मीटर सेतु इस टाइप से बनता था, और ये आपका मीटर सेतु या बी डिस्टेंस सेतु के सिद्धांत कार्य करता था। लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया। ओके, इसके बाद आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ इसका विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत आपको बताना था, तो ये भी आपका क्या एक बार से हटा ही हुआ। ओके, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर लिखिए। कोई 3 आपको अंतर बताना है, देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है अंतर, तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तैयार करके रखिएगा, आपका रिपीट हो सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने या शब्दों को देखने के लिए किया जाता है। ओके, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या है, पास में जो सूक्ष्म छोटी वस्तु होती है उसको देखने के लिए करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, नाम ही खगोलीय, यानी खगोलीय से आप नाम ही समझ सकते हैं, खगोलीय यानी खगोल से संबंधित, खगोल यानी आपके आकाशीय जो दूरस्थ पिंड होते हैं, ग्रह वगैरह होते हैं, उनको देखने के लिए, तो आकाशीय दूरस्थ पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। नाम में ही इसमें राज छुपा हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
जबकि दोस्तों आपके खगोलीय दूरदर्शी में इसमें एक उत्तल लेंस अभिदर्शक लेंस की तरह और दूसरा उत्तल लेंस नेत्रिका लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ खगोलीय दूरदर्शी से दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, एक अभिदर्शक लेंस के रूप में काम करता है, एक नेत्रिका लेंस के रूप में काम करता है। ओके, इसके बाद स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी का आवर्धन क्षमता आप कितने होती है, m = होता है 1 + d/f होता है, किसके लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। जबकि आपका खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपकी ये दी है। दोनों आवर्धन क्षमता याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और अब आगे बन भी सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कैसे निकालना है पड़ता है आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ओके, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकालना पड़ता है, उनका व्यंजक जरूर सीख के रखिए। तीनों इंपॉर्टेंट है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता वाला सूत्र। ओके, व्यंजक व्युत्पन्न करना। ओके, इसके बाद इसमें नेत्रिका लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। इसमें नेत्रिका से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। तो ये आपका हो जाता है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में आपका अंतर। ओके, और खगोलीय और सरल सूक्ष्मदर्शी में अंतर। 8वां क्वेश्चन है, दो पतले उत्तल लेंसों के परस्पर सहयोग किए जाने वाले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की आपको क्या सिद्ध करना है, ये आपका दिया हुआ f = f1/f2 + f2 को सिद्ध करना है। सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में कवर कराए हैं, बहुत अच्छे समझा है, तो वो उनसे वीडियो जाकर आप अच्छे समझ सकते हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चन तो जो मैंने आपको बताया जिस लैंग्वेज में वही आपको लिखना है। यहाँ तो मैं एमपी बोर्ड का जो आपका दिया हुआ है शॉर्ट वालों के लिए तो अच्छी है, आपको लॉन्ग वाले आप देखेंगे सवाल हो गए तो फिर यहाँ अपने हिसाब से यहाँ लैंग्वेज दी हुई है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है, देखिए डायग्राम रहने वाला है। अब लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया वही लैंग्वेज है लगभग। ओके, और इजी लैंग्वेज और से इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया, बाकी ये एमपी बोर्ड इस पर लैंग्वेज लिखी है, हर इक्वेशन बनाया गया। ओके, और ये आपका कंप्लीट यहाँ से आपका हो जाता है, ये आपका निकल आता है यहाँ। बाकी इसके आगे आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है इस प्रकार से, तो आप इसे क्या है देख सकते हैं। अगर समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आगे मैं आपको क्या है 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें बता सकता हूँ, या फिर चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने तैयार कराया है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपका 11,000 वोल्ट है से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका ट्रांसफार्मर वाले से लिया गया है, ट्रांसफार्मर वाला आपने पढ़ा होगा। ओके, अब इसमें फॉर्मूला आपसे बनना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो आपका फॉर्मूला होता है NS/NP, एस मतलब आपकी सेकेंडरी कुंडली और प्राइमरी कुंडली। ओके, उसके लिए कहा गया है, और B = होता है VS/VP। ये बस आपसे बनता है, बस आपसे बन जाएगा वैल्यू, बस उसकी आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो आपका वोल्टेज और कुंडली में फेरों की संख्या का जो संबंध होता है, NS/ क्या होता है NP = होता है आपका VS/VP। P से मतलब प्राइमरी कुंडली, C से S से मतलब सेकेंडरी कुंडली, यानी द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली, ये संबंध होता है। ये संबंध होता है किसका, आपका होता है वोल्टेज और कुंडली में फेरों की संख्या। अब देखिए हमको वही चीज दिया, देखिए वोल्टेज भी दिया, कुंडली की संख्या भी दी है, तो देख सकते हैं वैल्यू बस यहाँ पुट करनी है। देख सकते पहले अपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टेज आपका क्या है 11,000 वोल्ट है, यानी VP की वैल्यू में कितनी दी है, जहाँ जो वैल्यू दी है वो लगते जा रहे हैं। ओके, तो 11,000 मैंने रख लिया है। इसके बाद क्या है, तो वो हमारा कितना बन जाता है, हमारा 440 बन जाता है, यानी ये हमारा दिया VS है, यानी तो 440 बन जाता है। ओके, इसकी बात देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, NP निकालना है, क्योंकि द्वितीय कुंडली निकालना है। द्वितीय कुंडली आपको में फेरों की संख्या निकालनी है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपका सेकेंडरी वाला, तो NS आपको निकालना है। S मतलब द्वितीय कुंडली, ओके, मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली, P मतलब प्राइमरी कुंडली, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दी है 8000 दी हुई है हमको, बस इतना हो गया। अब यहाँ आपका क्या है सॉल्व कर देना है। ये आपका क्या है, आपका आपको गुणा में है, ये मतलब भाग में, तो आपका क्या गुणा में चला जाएगा, तो NS = आपका क्या हो जाएगा 440 बटे आपका हो जाएगा 11,000 गुणे हो जाएगा दोस्तों आपका 8,000। 3 0 से 3 0 तो आपके डायरेक्ट चले जाते हैं यहाँ से, और 11 चौको आपका हो जाता है 44, तो यहाँ 40 बचता है। सॉल्व कर दे तो NS बराबर क्या हो जाएगा, NS बराबर 8 चौको क्या होता है 32, तो 32 एक 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इस टाइप से होता है, तो कितना सिंपल है। तो यहाँ आपको अगर आपको क्या है संबंध पता होता वो इसमें आपका जो कुंडली की जो फेरों की संख्या और वोल्टेज में तो आपका निकल आता। तो ये क्या होता है कि हर आपके बनना चाहिए, यही कहता हूँ फॉर्मूला आपको हर के पता होना चाहिए, हर टॉपिक के कौन कौन से हो, तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। ओके, इसका अथवा वाला भी देख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल है। किसी कुंडली में 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। जो हमें फाइंड करना है उसका बस आपको माइंड में सोचना कि मुझे फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता। बनता है तो समझ जाइए न्यूमेरिकल बनता है, नहीं बनता है तो मतलब न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, कुंडली की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U = 1/2LI² होता है, तो बस वो आपको बनना चाहिए। U = 1/2LI², बस ये फॉर्मूला है आपका। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 रख दिया हमने। L क्या होता है, तो L हमारा जो दिया हुआ है आपका क्या कुंडली में प्रेरकत्व 100 हेनरी दिया है, 100 हो जाएगा आपका।
आई स्क्वायर है, धारा की बात हो रही कितनी दी है 4 दी है, धारा कितनी दी 4, उसका स्क्वायर करना तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने इसे कहीं काट दिया है 50 हो जाएगा, 50 गुणे और हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। इसका सॉल्व करते हैं तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा दोस्तों आपका आ जाएगा आपका 800 जूल आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कुंडली में संचित ऊर्जा। तो इससे क्या समझ आ रहा है, सब फॉर्मूला आपको क्या है बोलना चाहिए, और फॉर्मूला की मैं आपको जो वीडियो ला रहा हूँ उसको आपको देखकर आपको क्या सभी फॉर्मूले याद कर लेना है। बाकी आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से। इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए वही चीज़ को इंग्लिश में बताया जा रहा है। ये आपका देखिए इस प्रकार से निकला हुआ है, कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला और दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न 17वां है, लॉजिक गेट क्या है और ये और एंड गेट के संकेत आपको सब बुलियन सूत्र गेट वाला आपका हटा ही देना है। अथवा हमारा क्या है पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड की अग्रम नीति के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है समझाइए। तो पीएन संधि डायोड क्या है ये पूछा जा रहा है, फिर उसकी आपको अग्रम नीति का प्रयोग किया जाता है, मतलब अग्रम नीति को भी बताना है आपको। तो आपका ओके 4 नंबर क्वेश्चन है, तो पीएन संधि डायोड को आपको एक लाइन दो लाइन बता देना, फिर 3 नंबर का आपको अग्रम नीति पूरा आपको डायोड की समझाना। ओके तो क्या है देखिए डायोड की दो, एक अग्रम नीति एक पश्चिम नीति होती है। तो पेपर में क्या कई बार क्या है अगर दोनों भी आ जाती है कोई सिंगल भी आ जाती है, यहाँ देखिए अग्रम नीति बस मैंने आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से है। ओके एमपी बोर्ड वाली जो आपको लैंग्वेज देखनी तो आपकी ये दी हुई है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों की डोपिंग की विशेष विधि द्वारा अप्रशिक्षित करना जो इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करता पीएन संधि डायोड कहलाता है। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ओके और ये आपके इसके ओके ये आपका इसकी लैंग्वेज दी हुई है, थ्योरी लैंग्वेज दी हुई है और इसका इंग्लिश वर्जन पूरा दिया हुआ है। ओके अब मैं अपनी लैंग्वेज दिखाता हूँ, तो ये मेरी लैंग्वेज दी है पीएन संधि। तो जब एन प्रकार के अर्धचालक व पी प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा अपनिश्चित किया जाता है जिसमें आधा भाग क्या पी होता है और आधा भाग क्या एन होता है, अर्धचालक के हो तो आपको पीएन संधि डायोड कहलाता है। ओके तो देख सकते हैं ये आपका रहने वाला है पीएन संधि। हमसे क्या अग्रम नीति पूछी जा रही, तो ये पूरी अग्रम नीति के बारे दिया हुआ है। अब मेरी लैंग्वेज अपनी वाली लैंग्वेज है, ओके अपनी वाली भाषा में दिया हुआ है, जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, ओके तो मैंने उसमें मॉडल पेपर आपको सॉल्यूशन करते समझाया था। ये मेरी लैंग्वेज है, अब मैं आपको और अच्छे से आपको समझा दूंगा इस चैप्टर को लाकर। ओके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, बाकी तो सभी चैप्टर के आ चुके हैं, तो उसको मैं आप देख लूंगा। अब देख तू आगे हमारा क्वेश्चन है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक पूछा जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद कीजिए। तो दोस्तों आपको अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में तैयार करना, कोई ना कोई आपका आ सकता है पेपर में। ओके तो आपका निरक्षीय स्थिति वाला आपका पहले आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके फिर आपका अच्छी स्थिति वाला और निरक्षीय दोनों तैयार करना है। यहाँ आपको पूछा जा रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो यहाँ तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें किस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक नजर आप यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। ओके अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें ज़्यादा तो अब मैं आपको बताइए सबका संधारित्र के बारे में दिया हुआ है। ओके ये संधारित्र का डायग्राम इसमें इस टाइप का बना हुआ है। यहाँ तो बस एक डेमो के रूप में दिया जाता है टीचरों को समझने के लिए किस टाइप से करना है, बाकी परफेक्ट है। यहाँ भी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके तो ये आपका निकल आता है। इसके बाद ये अब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है, तो भी देख लेते हैं, देख लीजिएगा। ओके इसके बाद आपका आ जाता है विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये आपको विद्युत ध्रुव। अब यहाँ निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निरक्षीय स्थिति का डायग्राम हो जाता है और फिर यहाँ पूरा सॉल्व किया गया है। तो यहाँ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, वही अपनी जो लैंग्वेज होती है वही है। ओके कुछ स्पेशल नहीं है, जो हम सब पढ़ते हैं ओके वही आपकी लैंग्वेज यहाँ रहने वाली है, कुछ स्पेशल नहीं रहता है। इसलिए जो आपको बताऊँ सब आपको क्या तैयार करते जाना है, ये दी हुई है आपकी कंप्लीट हो जाता है। मेरी लैंग्वेज में देखना है तो आपका ये दिया हुआ संधारित्र क्या है, आपकी संधारित्र ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना हम उसकी क्या धारिता बढ़ा सकते हैं। उसका आकार उतना ही है लेकिन उसकी हम धारिता बढ़ा सकते हैं, ये सिस्टम होता है। ये इस पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से। इसमें क्या किया जाता है कि दो इसमें क्या एक दो प्लेटें आपकी ली जाती हैं, एक दो प्लेट में क्या एक में आवेश दिया जाएगा। क्या हम आवेश देते, कौन सा देते, धनात्मक आवेश देते। एक पहली प्लेट में हम धनात्मक आवेश देंगे, तो दूसरी प्लेट होगा उसमें क्या होगा इस साइड इस वाले एरिया में क्या आपका ऋण आ जाएगा। जब इसमें ऋण आ जाएगा तो दूसरी साइड क्या बचेगा, केवल धन बचेगा। और फिर यहाँ क्या पृथ्वीकृत कर देते तो इसका धन क्या विसर्जित होता है, तो यहाँ केवल ऋण बचता है और यहाँ केवल आपका क्या धन बचता है। जो मैंने आपको बात बताई बस वही आपको लिखा हुआ है, पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ जाएंगी। फिर यहाँ से आपका इस प्रकार यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपका पृष्ठ तनाव ये है आपका, तो तब बी पर आवेश का पृष्ठ तनाव घनत्व हो जाएगा, तब आपका ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव अपन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए हो जाएगा आपका। ओके आवेश बटे क्षेत्र पर क्यू अपॉन ए। ओके अब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है। इसके बाद हम जानते हैं और बी के बीच के विभवांतर निकालें, तीव्रता गुणा दूरी होगा, विभवांतर बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी। ओके बस यहाँ से हमने जो ई की वैल्यू निकाली थी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पुट कर देना है। फिर यदि संधारित्र की धारिता क्या सी हो, धारिता को हमने सी मान लिया है तो सूत्र क्या होता है सी इक्वल टू क्या होता है क्यू भी होता है। तो यहाँ से हमने जो बी की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ रख दी है और हमारा क्या निकल आता है अभिष्ट व्यंजक, इस प्रकार से लिखना है।
ओके, निरक्षी स्थिति में देखना है तो किस प्रकार से देखने देने वाला है ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर देखिए समझना चाहते हैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट है आपके सभी, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट में मैंने एक एक लाइन आपको समझाई है इन्हीं नोट्सों के माध्यम से, तो जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आपको क्रम से तैयारी हो जाएगी। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, अगर किसी विद्यार्थी को देखना है किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हाँ अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ये पूरा ये दिया हुआ है। ये निरक्षी स्थिति का मैं बता रहा हूँ जो पूछा जा रहा है पेपर में भी क्वेश्चन, इसका आपका ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। बाकी 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको तैयार कराएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप 40-50 नंबर आराम से ले आएंगे, आराम से ले जाएंगे। ओके, यहाँ से स्कोर कर ले जाएंगे, फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो, सभी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट तैयार कराए हैं। अब लास्ट हमारा 19वां क्वेश्चन रहने वाला है एसी जनित किसे कहते हैं, यानी ओके इसमें आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित का रेखा चित्र आपको बनाकर क्या करना है, कार्यविधि का वर्णन करना है। अथवा में क्वेश्चन हमारा LCR परिपथ का वर्णन पूछा जा रहा है और जिसमें आपको क्या फेजर बनाना है, प्रतिबंध बनाना है, विद्युत परिपथ आपको बनाना है। और सेम अभी आपका ये 2022 का मैं बता रहा हूँ, 2022 में ये पूछा है और सेम यही आपका 2024 में आया है। ओके, तो 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो 25 में तो आने की चांस मेरे को कम ही है। लेकिन आपका एसी जनित नहीं आया तो एसी जनित आपके में आ सकता है, तो ये आपको तो एकदम रटा होना चाहिए। इसमें देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे देख सकते हैं किसमें किस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है देखिए, फिर इसकी कार्यविधि को बताया गया है। बिल्कुल आपका यहाँ शॉर्ट में आपका कार्यविधि को बता दिया गया है इस प्रकार से। ओके, और ये आपका दिया हुआ आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए है, फिर हमारा आ जाता है LCR परिपथ के लिए। तो LCR परिपथ के लिए आप देख लीजिए ये डायग्राम है। बाकी मेरे अनुसार तो आपका है LCR परिपथ आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कम ही चांस है। ओके, क्योंकि 22 में आ चुका, 24 में आ चुका है, तो बिल्कुल रिपीट करना मुश्किल ही है। इसलिए आपका डायनेमो वाला हो गया, ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको तैयार करके रखना है। ये पूरा यहाँ आपका दिया हुआ LCR परिपथ का। इस प्रकार से कंप्लीट मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, कुछ टॉपिक में से मैंने ये आपको लॉन्ग वाले नहीं बताए हैं, तो बस इनका यही रीजन है कि अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको पता तो है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का जैसे आपका वो क्वेश्चन था निरक्षी स्थिति वाला, तो आप वीडियो में जाकर आराम से आपको जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ तो बस मैंने आपको क्या एकदम जो आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन को तैयार करा दिया है, लॉन्ग वाले तो आप अपने हिसाब से देख ही सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपने क्या है पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। वास्तव में दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे आपका सपोर्ट रहता है तो आगे आपका 2023 का 2024 के पेपर का भी सॉल्यूशन करा दूंगा, और फिजिक्स मैथ्स का नहीं अन्य सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी, हिंदी इंग्लिश सबका मैं आपको कराऊंगा। बस दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को जरूर जान के रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।